गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 का हेडिंग है फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। बच्चों, फ्लक्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन इस वाले चैप्टर में अभी अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स में आएगा। ओके, तो अपन लोग जो है ना सबसे पहले इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। और ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, ये वर्ड सुना है अपन ने, फील्ड लाइंस। ठीक है, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर की फील्ड लाइंस हैं। फील्ड लाइन वाले टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इस टॉपिक को आप पढ़ लो दोबारा से जा करके एक बार, और देख लो। आप पढ़ चुके हो तो भी देख लो, ठीक है ना। तो अपने आप नोट्स निकाल लिया आपने, और उसके अंदर देखिए टॉपिक में ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है आपको, क्या है? फील्ड लाइंस। ठीक है, दीज आर कर्व्स, दीज आर कंटिन्यूस कर्व्स। और ब्लैक कलर की फील्ड लाइन से ये शो कर रही है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो मैं यदि पूछ रहा हूं आपसे कि बताओ फील्ड लाइंस कितनी है, तो आप फटाफट से काउंट करना चालू कर दोगे। लेकिन आपने पूरी बात सुनी ही नहीं है। एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि बताओ पॉपुलेशन कितनी है, तो आप तुरंत आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा, क्रॉस क्वेश्चन। क्या? कि किस जगह की? जयपुर की पॉपुलेशन पूछ रहे हो या राजस्थान की या इंडिया की? पॉपुलेशन किस जगह की पूछ रहे हो, या आपकी कॉलोनी की? ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं बताओ पॉपुलेशन कितनी, तो मेरे को उस रीजन का नाम तो बताना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए कौन से सरफेस में से। मैं पूछ रहा हूं सरफेस S1 में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, आप बड़े आराम से बोलोगे 3। S2 में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? 2। S3 में से फील्ड लाइंस पास हो रही है, अगेन 3। कुछ तो आपके माइंड में आना चाहिए सबको देख करके। ठीक है, क्या आपके माइंड में क्या आ रहा है? S1 एंड S2 जो सरफेसेस हैं इनका साइज सेम है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है साइज सेम, वो मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि S1 और S2 का साइज यानी एरिया, किसी सरफेस का साइज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, कैसे मेजर करते हैं? एरिया से। तो S1 और S2 का साइज तो सेम है, लेकिन फिर भी यहां से ज्यादा फ्लक्स क्यों पास हो रहा है, ज्यादा फील्ड लाइंस क्यों पास हो रही है? क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस, आपके पास क्या आंसर है कि फील्ड लाइंस यहाँ पे क्लोजर है, पास पास है, डेंस है। जिस जगह पर फील्ड लाइंस डेंस होती है वहां पर क्या होता है? इस वाले टॉपिक में जाके देखो क्या होता है। उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि कैपिटल ई की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है, ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू स्मॉल है, यहाँ पर फील्ड लाइंस रेयरर हैं, दूर दूर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फील्ड लाइंस कम पास होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फील्ड लाइंस कम पास होंगी। इन दोनों में क्या फर्क है? ये सरफेस S3 कैसा है? बड़ा है। ठीक है, ओके। इसका एरिया कैसा है? S1 के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a surface are called electric flux. The number of field lines passing through a surface are called, ठीक है, फ्लक्स। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस लेटर से फाई। फॉर्मूला अब आपके माइंड में अपने आप आ रहा होगा कि फॉर्मूले में कौन कौन इन्वॉल्व होने चाहिए? इंटेंसिटी, एरिया, आपने देख लिया। इंटेंसिटी ज्यादा, फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही, एरिया ज्यादा। ये दोनों सरफेस तो एक ही जगह पर है ना, फिर भी इसमें से फील्ड लाइन ज्यादा क्यों पास हो रही है? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। तो मतलब आपके माइंड में मैं ये डेवलप करने के लिए मैंने अपनी बात बताई है कि फ्लक्स के फॉर्मूले में इंटेंसिटी और एरिया दोनों आना चाहिए।
एक और चीज आ गई है, थीटा क्या, थीटा क्यों, थीटा क्यों एंड थीटा क्या। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड दिस, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। आपके माइंड में एक बात आएगी कि ए क्या है, ए तो एरिया है, एरिया भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या? यस, आज तक नहीं थी, आज तक 11th क्लास तक कोई टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ा अपन ने जिसमें एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेते थे। लेकिन एक बात बड़ी है यहाँ पे नई कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका डायरेक्शन किधर होता है? सपोज ये मेरा हाथ, कौन है ये? एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस का एरिया की डायरेक्शन किधर होगा? बोलो किधर जा रहा है? परपेंडिकुलर। ठीक है ना? नोट्स में क्या लिखा है, नोट नंबर 1 में कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाथ कौन है? सरफेस। और मार्कर कौन है? उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इन दोनों को मिक्स नहीं करें, ये सरफेस, ये एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन है। ओके, जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्या दिखाई दे रही है आपको? फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है। मेरा हाथ कौन है? सरफेस। मार्कर कौन है? एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो एंगल में शो कर रहा हूं आपको, कौन सा? ये रेड वाली लाइन कौन है? फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो E और A, ये किसकी डायरेक्शन है? वेक्टर A की। E और A के बीच में जो एंगल दिख रहा है ये वाला, दिस एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया। कितना दिख रहा है अभी थीटा आपको? होगा कुछ 40, 60, 50 कुछ भी है। बताओ अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है? कौन है ये? कैपिटल E की डायरेक्शन। ये कौन है? एरिया की डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? 0। बताओ फील्ड लाइंस और मेरे हथेली के बीच में एंगल कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखो नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार नोट्स में भी देख के आते हैं। देखो जी, नोट्स में क्या दिख रहा है आपको? वेयर इज द पॉइंटर? यस, नोट्स में ये दिख रहा है आपको, इफ द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, फील्ड लाइंस और सरफेस परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। अजीब बात लग रही है लेकिन नहीं लगनी चाहिए, देख लो ध्यान से। ठीक है, क्या? ध्यान से देख लो, ये सरफेस है। ठीक है, और कैसी है? फील्ड लाइन के साथ में परपेंडिकुलर है। मेरी हथेली फील्ड लाइंस के साथ में परपेंडिकुलर है। तो मार्कर और रेड वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है? 0। ठीक है, मार्कर कौन? एरिया की डायरेक्शन, और रेड वाली लाइन कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बात फर्स्ट केस। सेकंड केस, ये जो नोट में थर्ड पॉइंट है, क्या कि if the field lines are parallel to the surface, if the field lines are parallel to the surface, then theta will be 90। ठीक है, देखो ऐसे, मेरा हाथ कौन है? सरफेस। मार्कर कौन है? एरिया की डायरेक्शन। रेड वाली लाइन कौन है? फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा यूं आ जाओ। ठीक है, लैपटॉप भैया सरक जा। ओके, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? 90, थीटा 90। ठीक है, और मेरी हथेली फील्ड लाइंस के साथ में कैसी है? पैरेलल। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सोचें कि परपेंडिकुलर है तब तो थीटा 0 बोल रहे हो और पैरेलल है तो ये सब चीजें हैं ना। ठीक है, इसका ध्यान रखो, कंफ्यूजिंग बात हो सकती है। ओके, अब जरा मैथमेटिकली देखें। फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0, कौन सी कंडीशन थी?
ये वाली, यहाँ पर थीटा कितना है इन दोनों के बीच में 0, तो कितना आएगा ई ए, ठीक है। इफ थीटा इज 0, आपके नोट में देखिए सेकंड वाला पॉइंट, इफ थीटा इज 90, व्हेन थीटा इज 90 then phi equal to e a cos 90 equal to 0। मतलब क्या, इस कंडीशन में तो फ्लक्स जो है वो पास ही नहीं होगा सरफेस में से, ठीक है। नाउ अब वापस आ जाओ अपने मेन बोर्ड के ऊपर और आप चले जाओ वापस नोट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या होता है ये कि आप किसी बॉडी को जब चार्ज करते हो, कोई भी चीज, ये कोई भी बॉडी जिसको चार्ज करते हो, दिस पेपर, कोई भी चीज को चार्ज करते हो आप, तो चार्ज जो है वो कोशिश करता है, यदि उसके लिए अलाउड है तो पूरी बॉडी में स्प्रेड करने की, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक रूम में जाकर के और कोई खुशबूदार चीज फैला दी, तो वो खुशबूदार चीज है वो उस बॉटल के, जो सेंट की बॉटल है उसके मुंह पे थोड़ी रहेगी, वो स्मेल पूरे रूम में फैलने की कोशिश करेगी। इस तरह से फैल जाने को बोलते हैं दैट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। आपने एक पानी का गिलास फर्श पे फेंक दिया, पूरा पानी का गिलास फर्श के ऊपर मैक्सिमम फैलने की कोशिश करेगा, ऐसा तो नहीं जहां डाला था वहीं का वहीं बैठ के जाकर के फैलता है। दिस स्प्रेडिंग इज कॉल्ड, द फैलना इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बॉडी पर मैं चार्ज दे रहा हूं, चाहे वो बॉडी एक धागा है, चाहे वो कोई पॉलीथीन की शीट है, चाहे कोई वायर है, कुछ भी टाइप की, कुछ भी शेप की हो सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी, ठीक है। एक चीज को, एक लॉजिक की बात है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के या टॉपिक की बात नहीं है, क्योंकि जब तक अपना लॉजिक नहीं बनेगा, जब तक अपने माइंड सेट नहीं होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड फंडामेंटल का, अपन लोग फिर तो सारी चीज़ें बुक में हैं ही, फिर तो है ना, फिर अपन लोग तो लेक्चर अटेंड करने की जरूरत क्यों रहेगी अपने को। तो सुनो, अपने अराउंड जो कुछ भी दिख रहा है तुमको, केवल 4 तरह का है। आपके अराउंड जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसकी जो शेप है, मैं बात कर रहा हूं शेप की, शेप केवल 4 तरह की है। क्या क्या? वो 4 तरह की जो शेप्स हैं वो कौन है? पॉइंट, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एक स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, किसी भी चीज की, एक छोटा सा पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, इसके एग्जांपल्स। धागा, वायर, स्ट्रिंग, रस्सी, पॉलीथीन की शीट, ठीक है, कोई भी सरफेस, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम एंड पॉइंट। इसका एग्जांपल कोई भी सॉलिड बॉडी, एक प्लास्टिक का ब्लॉक, ठीक है, वो शेप कैसा भी हो सकता है, वो क्यूबॉइड हो सकता है, कॉनिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है ना। इनमें से सबसे बहुत जोरदार शेप कौन सी है? सॉलिड जो शेप्स हैं, वॉल्यूमिक्स शेप्स हैं, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, उनमें सबसे जबरदस्त शेप कौन सी है? ऑब्वियसली स्फेरिकल। स्फेयर तो नेचुरल शेप है बच्चों, अपने अर्थ स्फेरिकल है, मून स्फेरिकल है, और ठीक है ना,
जो फ्रूट्स हैं वो भी कोशिश करते हैं स्फेरिकल होने की, तो स्फेयर तो नेचुरल शेप है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इस अपने अराउंड जो है नेचर में केवल 4 ही तरह की शेप्स होती हैं। आप और अपने अराउंड कोई भी बॉडीज को उठा के देख लो, ठीक है ना, वो सब के सब इसी शेप में मिलेंगे, 4 शेप। तो अपन लोग जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में बात करते हैं, सपोज मैंने एक धागे को या वायर को या स्ट्रिंग को चार्ज दे दिया, तो मैं उस चार्ज को क्या नाम दूंगा? आई कॉल इट लीनियर चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज की बात मैं यहां नहीं करूंगा क्योंकि हो चुकी है, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर का 10th टॉपिक का हेडिंग क्या था? पॉइंट चार्ज, ठीक है। आपने नोटिस किया कि कूलॉम्स लॉ में चार्जेस कौन कौन थे? जस्ट अ मिनट, मेरा कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मैं एक बार देख के आता हूँ। लाइट का स्विच ऑफ हो रखा था। हाँ सुनिए जो दोबारा, तो मैं कह रहा हूं कि कूलॉम्स लॉ में जो दोनों चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, वो दोनों पॉइंट चार्जेस होना जरूरी हैं, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको तो इरेज कर रहा हूं, मेरे को पॉइंट चार्ज से मतलब नहीं। यहां तो अब नई बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कौन? लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूमिक चार्ज, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मैंने एक स्ट्रिंग या एक धागे पर चार्ज दे दिया, वो चार्ज पूरे स्ट्रिंग पे या वायर पे समान समान फैल गया। ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा है और कहीं है ही नहीं और कहीं कम है, ठीक है। यदि ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कैसा है? एक समान नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। क्या है अपने सिलेबस में? दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समान समान फैला हुआ है, ठीक है। जब आप एक कपड़े को पानी में डुबो के निकालते हो तो ऐसा कहीं होता है कि कपड़े के एक जगह पर बहुत सारा पानी चिपका हुआ है और कहीं तो कपड़ा सूखा हुआ ही है, पूरा डुबो के निकाला आपने अच्छी तरह से, नहीं होता ना ऐसा। उसमें क्या होता है कि जो वेटनेस है या जो वाटर कंटेंट है, कपड़े के अंदर जो वाटर कंटेंट ऐड हो गया वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब समझे, ओके। तो बाकी जो लोग हैं मैं उनको विदा कर देता हूँ, एक एक करके बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो अपन लोग आ गए ये। अब आप सोचो कि जब भी कभी कोई स्ट्रिंग या रस्सी की बात होती है, आप सोचोगे रस्सी खरीदने गए तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो क्या कि मेरे को 10 रुपये की रस्सी दे दे? नहीं, आप सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी। आप क्या आपने दुकानदार को पूछा कि बताओ क्या कॉस्ट है रस्सी की, वो क्या बोलता है? कैसे बोलता है कि 100 रुपये की है? नहीं, आप सुनना ही पसंद नहीं करोगे। वो बोलता है 10 रुपीज पर मीटर। वो तो 1 मीटर की कॉस्ट बताएगा, ठीक है। या मान लो वो स्ट्रिंग को तराजू से तोल करके दे रहा है, वेट वाइज दे रहा है, तो वो बोलेगा कि 100 रुपीज पर केजी। ये तो नहीं बोलेगा ना कि 100 रुपये, ये तो नहीं बोलेगा 10 रुपये 20 रुपये, नहीं, वो बोलेगा 10 रुपये पर केजी। इसी तरह से मैं यहां भी इस स्ट्रिंग पर चार्ज कितना है यदि मैं बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा लैम्डा कूलाम पर मीटर। मैं ये नहीं बोल सकता कि इस स्ट्रिंग पर चार्ज कितना है एक्स कूलाम, नहीं, गलत होगा। क्यों? जैसे आपको लगेगा कि भाई कितनी लंबी रस्सी के ऊपर बता रहा है, क्या पूरी पर? नहीं। तो जब आप ये अपना स्टाइल है कि इसके ऊपर चार्ज को एक्सप्रेस अपन लोग क्या करेंगे, लेटर कोई भी हो, लेटर इंपॉर्टेंट नहीं, लेटर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इट विल बी कूलाम पर मीटर, ठीक है ना, लैम्डा कूलाम पर मीटर, ओके। अब अपन लोग क्या करें, अपन लोग एक और पॉइंट चार्ज लिया मैंने,
सपोज इट इज क्यू नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगा। फोर्स तो होगा, कूलॉम्स लॉ वाला फोर्स तो होगा ही। दो चार्ज बॉडी हैं, दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 का रोल प्ले कौन कर रहे हैं, ये Q2 की जगह कौन है, Q नॉट। Q1 की जगह कौन है, बोले इसका चार्ज, ठीक है। और R क्या, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो बच्चों इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये वाला तो कुछ और है, ये वाला तो कुछ और है, ये वाला तो कुछ और है। तो ऐसा करके कौन सी डिस्टेंस आप पुट करोगे इसमें, आप डिस्टेंस कौन सी पुट करोगे, दिक्कत ही दिक्कत है। तो ऐसा नहीं करते, अपन लोग क्या करेंगे वो सुनो और देखो। आपने एक छोटा सा सेगमेंट लिया, कितनी लेंथ है इसकी, dl, इस पे चार्ज कितना है, dq। एक सेगमेंट लिया है, एक फ्रैक्शन लिया है पूरे वायर का, पूरे लीनियर चार्ज का, जिसपे चार्ज है स्मॉल dq और उस पे चार्ज, उसकी लेंथ है स्मॉल, लेंथ है वो dl। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप r कहां से मेजर कर रहे हो, ये तो बहुत छोटा है, पॉइंट है। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कौन, पॉइंट चार्ज Q नॉट एंड फ्रैक्शन के बीच में जो फोर्स है उसको आप क्या बोलेंगे, सपोज मैं उसको बोल रहा हूं dF। बच्चों D कब लगाते हैं, स्मॉल के लिए, स्मॉल फोर्स, फोर्स ऑन ए स्मॉल सेगमेंट, क्या आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन आपको तो फोर्स पता करना है कंप्लीट पूरे स्ट्रिंग की वजह से Q नॉट पे। तो आप जानते हो कि एक स्मॉल फोर्स से आप कंप्लीट फोर्स कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन का प्रोसेस करके। तो टोटल फोर्स ड्यू टू द स्ट्रिंग, होल स्ट्रिंग इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक। अब एक और बात जो कि इस टॉपिक का पहला पर्पस था, फर्स्ट पर्पस क्या है इस टॉपिक का, वो ये है कि आपको इससे इंट्रोड्यूस कराना था। व्हाट इज इट कॉल्ड, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक सिंपल सी बात सुनो, डेंसिटी के ऊपर थोड़ी सी बात सुनो। आप सोचते हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। 11th में पढ़ा आपने, 9th 10th से शुरू है, 9th 10th से आपके साथ है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं, गलत, ये मास डेंसिटी का फॉर्मूला बता रहे हैं आप। दिस इज मास डेंसिटी, कंप्लीट वॉल्यूम है, दिस इज मास डेंसिटी। तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी आपने डेली लाइफ में सुना होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन अपॉन, वेयर इज माय इरेजर, डस्टर। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन अपॉन व्हाट, वॉल्यूम आएगा क्या ना, एरिया आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो सरफेस पर फैली हुई होती है, उसको तो एरिया आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फिर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे चार्ज अपॉन व्हाट। वो तो डिपेंड करता है कि चार्ज किस तरीके से फैला हुआ है। एक वायर पर फैला हुआ है तो वायर की लेंथ आएगी। इस बात को समझो, अपन लोग एक बात करके और उसके पीछे कई बात क्लियर हो गई कि डेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू द एनीथिंग डिवाइडेड बाय साइज, एंड साइज मे बी लेंथ, मे बी एरिया, and may be volume depending upon that particular quantity is spreaded on what, in what manner.
यदि वो वायर पर है, यदि वो ऑब्जेक्ट जिस पर वो चीज़ फैली हुई है, यदि वो वायर है तो लेंथ आएगा, यदि वो सरफेस है तो एरिया आएगा। पॉपुलेशन सरफेस पे फैली होती है, ठीक है ना। और यदि वो एक स्पेस में भरा हुआ है, कंटेंट है, जैसे आपके कमरे में एयर भरी हुई है और मास में मैटर में मास भरा होता है, वो पूरे वॉल्यूम में होता है, तो एक टैंक के अंदर पानी भरा होता है, पूरे वॉल्यूम में भरा होता है। तो यदि वो चीज़, वो क्वांटिटी जो भी कुछ है, वो यदि वॉल्यूम में भरी हुई है तो यहाँ पे कौन आएगा? वॉल्यूम आएगा। हाँ, एक बात अलग है कि उनके जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग होंगे। क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी में फॉर्मूला क्या आएगा? मार्कर गड़बड़ कर रहा है। हाँ, में क्या आएगा? चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। और आप इसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करोगे? लैम्डा। इस लैम्डा का यूनिट क्या होगा? कूलाम अपॉन मीटर। कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हम लोग डेली लाइफ में काम में लेते हैं। आप सोचो कि रस्सी खरीदने जाओगे तो वो क्या बोलेगा? उसकी कॉस्ट 10 रुपये पर मीटर। आप ज़मीन खरीदने गए प्लॉट बनाने के लिए, प्लॉट खरीदने गए मकान बनाने के लिए, तो ज़मीन की कॉस्ट क्या बताएंगे? 50,000 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर थोड़ी, पर मीटर क्यूब थोड़ी, 50,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ऐसे बताएंगे ज़मीन के भाव। आप पानी खरीदने गए, ठीक है, तो पानी का जो टैंकर है जो ट्रैक्टर के ऊपर आता है, वो क्या बोलेगा? 300 रुपये पर 4000 लीटर, ठीक है, या जो भी कुछ है। तो डिपेंड करता है कि वो जो क्वांटिटी है वो लेंथ से माप रहे हो, एरिया से माप रहे हो, या वॉल्यूम से माप रहे हो, उसके हिसाब से आएगा। तो ये बात अपने डेली लाइफ में अपन लोग यूज करते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट कौन से वाले का? सरफेस वाले का। एंड दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? सिग्मा। और यहाँ क्या आएगा? एरिया। सरफेस का मेजरमेंट सॉरी क्या होता है? एरिया होता है। और यहाँ पे यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता तो इसका सिंबल होता, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता, इस लेटर को क्या बोलते हैं? रो, RHO। तो यहाँ क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। दैट्स ऑल। ओके, तो अपन ने ज्ञान ले लिया, काम की चीज पर वापस आ जाएं। ओके, तो इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू इस, और लैम्डा का वैल्यू कितना है? चार्ज, इसका चार्ज कितना है? dq। इसकी लेंथ कितनी है? dl। तो बताओ मेरे को dq इक्वल टू कितना? ठीक है, इसका चार्ज कितना है? dq। इसकी लेंथ कितनी है? dl। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था इधर? चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ। बोलिए डी लैम्डा, सॉरी डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी। यहाँ पर डी क्यू का वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने? लैम्डा डी एल। सिंपल। ओके, सिमिलरली, यस, नहीं वो तो मैं, क्या है ये? ठीक है, चाय चाहिए थोड़ी सी, रख दो। हाँ सुनो, तो सपोज ये चार्ज बॉडी कैसी होती है? एक सरफेस होती है,
जैसे कोई पॉलिथीन की शीट, ठीक है, ठीक है। और ये उस पर चार्ज, ठीक है। आप इसके ऊपर जो चार्ज है उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे? सिग्मा। अभी अपने बात करिए इधर, ठीक है ना, सिग्मा से। और यहां पे क्या आएगा? एरिया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। किसका एरिया है ये? इस छोटे से सेगमेंट का, इस लंबी बड़ी सारी सरफेस का एक छोटा सा फ्रैक्शन है जिसका एरिया कितना है? dA। इस पे चार्ज कितना है? dQ। सेगमेंट पर चार्ज कितना है? dQ। और इसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना, वो आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज दिस? द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू द होल चार्ज बॉडी, ठीक है। तो यहां पे dQ का वैल्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा, सॉरी गलती हो गई, सिग्मा ds, ठीक है ना, ये बात। तो बाकी काफी कुछ जो है सिमिलर सा है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि फिर आगे क्या? ये स्टेप आगे तो कहाँ जा रही है? आगे कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं पर खत्म है। सच बताऊं, ये जो टॉपिक है एग्जैक्टली ये टॉपिक कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है। ये आपको आपके माइंड में एक आइडिया बिल्डअप कर रहा है, एक सोच पैदा कर रहा है आपके माइंड में कि यदि पॉइंट चार्ज आ गया तो क्या करेंगे? सिंपल कूलॉम्स लॉ है, लेकिन पॉइंट के बजाय लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज आ गया तो क्या करेंगे? उसके लिए फिर ये रास्ता है, एक रास्ता बता रहा है। एग्जैक्टली ये कोई टॉपिक नहीं है, इस पर बेस्ड दूसरे डेरिवेशंस हैं, लंबी लंबी बातें हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इस पर बेस्ड एक अपने लिए फंडामेंटल एक आइडिया अपने को एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक में वापस आ जाओ। और यदि इस बॉडी की जगह पे एक ऐसी बॉडी होती जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, और ये उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन है, छोटा सा, उसके अंदर उसका चार्ज कितना है? dQ, इसका वॉल्यूम कितना है? dV, ठीक है। तो पूरी बॉडी की वजह से Q0 पे फोर्स कितना होगा? इस कंप्लीट बॉडी की वजह से इस Q0 पे फोर्स कितना होगा पता करना है। F का फॉर्मूला में क्या आएगा? अगेन यहां पे ये चीज बार बार चेंज कर बोलो, ये जो है इसका चार्ज कितना है? dQ, वॉल्यूम dV। तो नाम क्या है इसका? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, माने चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रो dV, और ये यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में Q1 का वैल्यू फर्स्ट बॉडी का चार्ज है, रो dV, ठीक है। दैट्स ऑल, ये आपका टॉपिक हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक देखोगे आप, और वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? गॉस थ्योरम, जो कि आपका चैप्टर का हेडिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, वो आपके चैप्टर का हेडिंग है। और मालूम है कि आपको ये जो गॉस थ्योरम है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जामिनेशन में जो सबसे पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, आइदर 3 और 4 क्वेश्चंस हैं,
वो आपको मालूम है कि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का गॉस थ्योरम वाले टॉपिक में से है। मतलब सीधी सी बात है कि अब जो चैप्टर बच गया है वो पूरा ही अब इसी का ही है। इस पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक कौन है? गॉस थ्योरम। 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है ना। आरबीएससी में 4 मार्क्स का और सीबीएसई में 5 मार्क्स का, ठीक। गॉस थ्योरम आपको गॉस थ्योरम क्या दे रहा है? एक फ्लक्स का फॉर्मूला दे रहा है, ठीक है। यहां से पकड़ते हैं इसको। गॉस थ्योरम आपको क्या दे रहा है? फ्लक्स का फॉर्मूला दे रहा है। कितना सिंपल है। तो आपको भी फ्लक्स का तो एक और फॉर्मूला आ गया था, उसका क्या करें? तो भाई किसी एक क्वांटिटी के एक से ज्यादा फॉर्मूले नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, कौन मना कर रहा है? आपने सुना है आज तक 11 से लेके आज तक कि फोर्स और एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फोर्स और एनर्जी वो दोनों बंदे हैं जिनके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूला हैं अलग अलग, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो अभी पढ़ लिया अपन ने। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ लिया आपने? ई ए कॉस थीटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और फॉर्मूला आ गया। इसके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। इस फॉर्मूले को यूज में लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस जगह पे, कौन सी जगह पे? जहां पे एक सरफेस रखा हुआ है जिसका एरिया है ए, उस जगह पे जहां पे वो सरफेस रखा हुआ है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, उस सरफेस का एरिया पता होना चाहिए और इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, तब जाके फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। लेकिन एक रास्ता और है फ्लक्स कैलकुलेट करने का, एंड दैट वे इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम के कुछ बंधन हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो सुनो ध्यान से। ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, कैसे भी शेप का एक क्लोज्ड सरफेस है। जैसे अंडा होता है, अंडा क्लोज सरफेस होती है, या अंडे में छेद होता है क्या? ना, अंडा है, एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। कैसे भी शेप का एक क्लोज सरफेस है, बलून है, बबल है, इस तरह का कोई भी एक क्लोज सरफेस है, और कुछ चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, कुछ चार्जेस है। कोई अंदर बैठा है, कोई पॉजिटिव है, कोई बाहर बैठा है, कोई नेगेटिव है, सब तरह से है, कुछ भी है। तो पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस इमर्ज आउट होती हैं, आप समझते हो, और नेगेटिव में फील्ड लाइंस एंटर करती है। यह आपने फील्ड लाइंस के टॉपिक में पढ़ लिया, ठीक है। इस सरफेस में से कि नेट फ्लक्स कितना पास होगा, कितनी फील्ड लाइंस यानी कि फ्लक्स, नेट फील्ड लाइंस या फ्लक्स इस सरफेस में से कितना अंदर बाहर जाएगा। नेट का मतलब है जो टोटल बाहर जा रहा है माइनस जो टोटल अंदर आ रहा है, उसका नेट, ठीक है ना। आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, उनका नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q upon epsilon. What is Q? This is the total charge enclosed by the surface. What is Q in? This includes only the charge kept inside the closed surface. केवल अंदर अंदर बैठे हुए चार्ज इंक्लूड होंगे। कौन कौन? केवल एग्जाम्पल लें तो केवल Q1, Q2, Q3, और जब भी अपन ने पढ़ा था कि जब भी चार्जेस को आप ऐड करें साइन साथ आना चाहिए, ठीक है ना। Q3 पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आ गया, जो भी, तो ऐसे करके और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। बताओ कंपैरेटिवली इजी हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा वाला इजी है? सेकंड वाला। इसके अंदर कोई एंगल वेंगल का चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। और ये शेप जो है सरफेस की बड़ी इरेगुलर है। कहाँ से एरिया लाओगे? एरिया का फॉर्मूला कहाँ से लाओगे? एरिया का फॉर्मूला आपके पास काय का है? स्फेयर का है, सिलेंडर का है, कोन का है, लेकिन इरेगुलर शेप का एरिया का तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, जब इसका डेटा अवेलेबल होगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका डेटा अवेलेबल होगा गॉस थ्योरम यूज करेंगे। दिस इज योर गॉस थ्योरम, दिस इज योर गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली इजी हो सकता है। ओके, उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको फाई गिवन हो और क्यू पता करना हो सकता है क्यू गिवन हो, फाई पता करना हो, ये कोई इश्यू नहीं है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो आप तो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, आप सोचोगे क्यों पूछ रहे हो। नहीं, एक काम की बात, क्या ये क्या है, मीडियम का परमिटिविटी। कहाँ का मीडियम? ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसके अंदर अंदर का मीडियम है, उसके परमिटिविटी आएगी। बुक्स में या नोट्स में एप्सिलॉन नॉट लिखा रहता है, जैसे ये मैंने लिख दिया ये लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्यूम की परमिटिविटी होना जरूरी है, नहीं। जो कोई भी इस क्लोज सरफेस में जो भी मीडियम है, एयर है, एयर की परमिटिविटी आ जाएगी, वाटर है, वाटर की परमिटिविटी आ जाएगी, जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया गॉस थ्योरम, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अपन लोग अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको स्किप कर रहे हैं, यानी कि नोट्स और आपका वीडियो मैच करो आप, तो आपको लगेगा कि सर जो है वो स्किप कर करके पढ़ा के जा रहे हैं। और लेकिन पिछले चैप्टर में देखा अपन ने, जिनको अपन ने स्किप किया, जब वो बात चली तब काम में आ गए, अपने आप उनका जिक्र हो गया था, ठीक है ना। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चैप्टर फर्स्ट टॉपिक नंबर 10 का नोट नंबर 3 अपन ने उस टाइम बात नहीं करी थी जब पढ़े थे। जब टॉपिक नंबर 15 में वो काम आया, बात हो गई, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। जब काम में आएगा जरूर होगी बात। ओके, तो अपन लोग अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। नहीं बच्चों, आई एम सॉरी, एक काम करते हैं, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और गॉस थ्योरम को पक्का करते हैं, वरना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। गॉस थ्योरम पक्का करते हैं, पहले न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, आपको न्यूमेरिकल्स अल्टीमेटली कहाँ देखने हैं, वर्कशीट में, ठीक है। क्वेश्चंस मैं उसके डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको सीधे सीधे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर की जो वर्कशीट है, फर्स्ट वर्कशीट है इस चैप्टर की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। ओके, एक चीज और, वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो मेरे सामने अभी वर्कशीट नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग वो जो क्वेश्चन है उसको ढूंढ लेना, क्वेश्चन का सीरियल नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर पता नहीं है मेरे को। ओके, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल फ्लक्स emerge out or the passing through the surface in which the some charges are 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb plus 5 microcoulomb plus 6 microcoulomb। ये कुछ चार्जेज ऐसे रखे हुए हैं, इनमें से टोटल इस क्लोज सरफेस, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज सरफेस में से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है आपको पता करना है। हाउ सिंपल, Q अपॉन एप्सिलॉन, व्हिच Q, द समेशन द टोटल ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इसलिए इसको समेशन Q बोला है अपन ने। बोलो मत, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बोल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। समेशन Q इन, समेशन Q इन के अंदर आपने बहुत सारी बातें बोल दी कि टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कौन कौन आएगा, Q के वैल्यू के लिए 2 माइक्रो, ठीक है, -3 माइक्रो प्लस 5 माइक्रो, और सबका माइक्रो मैंने कॉमन ले लिया,
माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, सबका माइक्रो माइक्रो मैंने कॉमन ले लिया, बट साइन का ध्यान रखना, +2 -3 +5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे आपने मीडियम तो बताया ही नहीं, ठीक है, आप कहोगे मीडियम तो बताया नहीं आपने, कौन सा मीडियम? याद रखो, जब भी आपको मीडियम के बारे में नहीं बताएं, अंडरस्टूड है, आप लोग वैक्यूम अज्यूम करोगे, वैक्यूम मीडियम इज अंडरस्टूड। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना पुट किया अपन ने? 8.85 10 पावर -12, और इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर तैयार, ठीक है। सपोज आपको अब बोल दिया कि देयर इज अ मीडियम एंड विच इज वाटर, बस क्या करना है, यहाँ पर 80 का फिगर और आ जाएगा, बात, ठीक है। तो आपको ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि जो परमिटिविटी है यानी कि जो मीडियम है उसका क्या असर पड़ रहा है, अगेन वो बैडली इफेक्ट कर रहा है, यानी कि वो डिक्रीज कर रहा है फ्लक्स को भी। एक और वापस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जरा एक नज़र डाल के देखें कि मीडियम किस किस को अफेक्ट करता है। अभी तक अपन लोग, मैं एक सिंपल सा बात बोलूँगा कि जिस जिसके फॉर्मूले में एप्सिलॉन आ रहा है, जिसके फॉर्मूले में एप्सिलॉन आ रहा है उसको अफेक्ट करता है। एप्सिलॉन कौन किस किस के फॉर्मूले में आ रहा है? सबके आगे जो टोटल चैप्टर है 1 2 3 4, फील्ड, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, फ्लक्स अभी चैप्टर है, और नेक्स्ट कौन है? पोटेंशियल, उससे नेक्स्ट कौन है? कैपेसिटेंस। सारे चारों चैप्टर के अंदर हर फॉर्मूले में एप्सिलॉन आएगा। जिस फॉर्मूले में एप्सिलॉन आ रहा है उस फॉर्मूले को वो उस क्वांटिटी को वो परमिटिविटी और यानी कि मीडियम अफेक्ट करेगा। खैर, ये बीच में अपन लोग न्यूमेरिकल को छोड़ करके साइड में निकल लिए थे, लेकिन आप फर्स्ट चैप्टर में जाकर के और ये नोट ढूंढना जरूर, ठीक है, ओके। तो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक छोटी सी बात मिस हो गई, आप कहोगे कि भाई इसको तो बात ही नहीं करी अपन ने। बिल्कुल, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या कि द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सरफेस के अंदर जो चार्ज है केवल वो इंक्लूड होगा, आउटसाइड में कोई चार्ज है वो इंक्लूड नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है ना। इसलिए मैंने जानबूझ करके ये एक चार्ज को बाहर फेंका जिससे कि आप उसको कहीं इंक्लूड नहीं कर लो, इसको इंक्लूड नहीं करना है 6 माइक्रो कूलम को, क्योंकि आउटसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपको मैंने बोला कि एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ठीक, एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ डाइपोल रखे हुए हैं, हो सकता है 5 10 20 1000, एक क्लोज सरफेस के अंदर कुछ डाइपोल रखे हुए हैं। तो अब बताओ, फ्लक्स पता करो, तो आप कैलकुलेट करना चालू हो गए, आपको क्या मालूम कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ठीक है, आप तो कैलकुलेट करना चालू हो गए, और डाइपोल 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 डाइपोल, कुछ डाइपोल रखे हुए हैं। अब आप सोच रहे हो कि कितने डाइपोल हैं, तो बताया नहीं, हर डाइपोल के चार्ज की वैल्यू कितनी है? -3 माइक्रो कूलम, ये तो गिवन ही नहीं है, ये कितना है? +3 माइक्रो कूलम, ये चार्जेस की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। अरे भाई एक बार ये तो सोच के देखो कि डाइपोल के दोनों चार्जेस को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? पक्का 0 आएगा, ये तो किसी भी डाइपोल के लिए। आप बताओ कि टोटल चार्ज कितना आएगा? 5 = समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन, कितना आएगा? 0, तो आंसर ही 0 था, ठीक है ना, आप क्यों टेंशन कर रहे हो। तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो है फेमस भी है और कई बार आपने देखा भी हो, देखोगे भी कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, देखते हैं, ठीक है। There are some surfaces
दिस इज S1, S2, S3, S4, ठीक है। कुछ सरफेसेस हैं, ओवरलैप हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कुछ भी हैं जैसा कि, एंड सम चार्जेज आर स्प्रेडेड ओवर हियर, प्लस 1 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस 5